जी, न्यूमेरिकल 5.6 में वो कह रहा है 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके और 3600 से डिवाइड करके राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। ये गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। इसका मतलब है सर्कल पे चलने के लिए इसे कोई सेंटीमीटर फोर्स चाहिए और वही सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल है, इसमें डाटा आपके पास आ जाएगा। मैस ऑफ कार 1000 kg, स्पीड ऑफ कार, इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करके 40 मीटर पर सेकेंड हमने मीटर पर सेकेंड में फाइंड कर लिया। रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ भी गिवन है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये रिलेशन हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल रिलेशन। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। मैस की जगह आपके पास आ जाएगा 1000, स्पीड की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस की वैल्यू 100 है। और इस तरह से आपके पास सेंटीमीटर फोर्स का आंसर आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन। ये है सेंटीमीटर फोर्स। ये है हमारा 6 न्यूमेरिकल का आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड हमने बतानी है एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप। एक पायलट प्लेन को वर्टिकल लूप में यानी इस तरह से घुमा रहा है और लूप का रेडियस गिवन है 1 किलोमीटर, सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये है कि जब पायलट प्लेन को वर्टिकल लूप में घुमाएगा तो जब प्लेन टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो जाहिर बात है प्लेन उल्टा होगा और पायलट भी उल्टा होगा। यहां पे वो ये कह रहा है कि प्लेन को कम से कम कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी से घुमाया जाए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके पायलट को ऐसा ना लगे कि वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, यानी जमीन की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसकी सीट उल्टी है, लेकिन उसको ऐसा फील ना हो कि वो नीचे गिर जाएगा, यानी वो इस वक्त वेटलेसनेस वाली कंडीशन में आ जाए। हम जानते हैं वेटलेसनेस वाली कंडीशन तब आती है जब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ यानी डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाता है। अब इसको डायग्राम के साथ भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहले डेटा में आपके पास रेडियस ऑफ लूप है 1 किलोमीटर, इसको 1000 मीटर लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है और स्पीड ऑफ एरोप्लेन हमने फाइंड करनी है। सामने एक प्लेन आपको नजर आ रहा है, फर्ज कर लें इस वक्त पायलट इस प्लेन को वर्टिकल लूप में घुमा रहा है और वर्टिकल लूप में घुमाने का मतलब यह है कि इस तरह से घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में। और जारी बात है इस पाथ का कोई ना कोई सेंटर भी होगा और इस वक्त पायलट बिल्कुल उल्टा है और इस वक्त अगर हम देखें तो पायलट के वेटलेसनेस वाली कंडीशन में आने की कंडीशन क्या है, यही रिक्वायरमेंट है ना कि पायलट जब उल्टा हो तो वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में हो, यानी उसको ऐसा न लगे कि वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका वर्टिकली डाउनवर्ड इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि चूंकि ये सारा ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो इस वक्त इसकी कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, यही हमने फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में। और इसको इतनी वेलोसिटी से हमने घुमाना है कि इसका जो इस वक्त डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो। और आप ये भी डायग्राम की मदद से ये जान सकते हैं कि इस वक्त जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी इस कंडीशन के मुताबिक राइट नाउ इस वक्त सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जी के बराबर है। यही हमारा बेसिक वर्किंग पॉइंट है, यहां से ही हमने अपनी वर्किंग का आगाज करना है। तो सोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन को अगर फुलफिल किया जाए तो राइट नाउ इस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी के बराबर होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं v² डिवाइडेड बाय r। इसमें r क्या है, इस सर्कल का रेडियस, और यहां से आप r को अगर राइट साइड पे ले जाए तो v² इक्वल आ जाता है r g के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आर जी का स्क्वायर रूट। अब यहां वैल्यूज पुट कर लें।
आर की जगह पुट करेंगे 1000 और जी की जगह 9.8, इस सारे का स्क्वायर रूट, और फाइनली हमारा आंसर आएगा 99 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 5.8 और उसमें वो ये कह रहा है द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, मून अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, सो दैट सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। मतलब क्या हुआ, अब जरा गौर से देखना। मतलब ये है कि फर्ज कर लें ये मून है और ये दरमियान में अर्थ है, और मून अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिएगा, इस वक्त इस पेंसिल का जो टिप है वो मेरे हाथ की तरफ है, और फर्ज कर लें ये जो हाथ है ये अर्थ है। इस वक्त ये टिप अर्थ वाली साइड पे है, लेकिन अगर मैं मून को इसी हालत में अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करवाऊं तो थोड़े ही देर बाद ये टिप किसी और साइड पे चली गई है, अब ये अर्थ वाली साइड पे नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आके ये किसी और साइड पे है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये अर्थ वाली साइड पे ही रहे, यानी सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, तो इस बात का मतलब क्या है कि मुझे मून को अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन भी करवाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना भी पड़ेगा, यानी ऐसे भी स्पिन करवाना पड़ेगा। यानी सिर्फ ऐसे हमने ऑर्बिटल मोशन नहीं देनी, इसको इस तरह से स्पिन भी करवाना है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये बात कहने का मतलब ये है कि मून साथ साथ स्पिन भी कर रहा है और साथ साथ अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन में भी है। अब गौर करें, जब एक ऑर्बिटल चक्कर कंप्लीट होगा इस तरह से, एक ऑर्बिटल चक्कर, तो साथ ही साथ एक स्पिन मोशन का चक्कर भी कंप्लीट हो रहा है। यानी ये बात लिखने का मकसद क्या है, सो दैट सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ये बात कहने का मतलब ये है कि मून का जो ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड है, यानी अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट मोशन कंप्लीट करने का जो टाइम है, वो मून के अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने के टाइम पीरियड के बराबर है। यानी दोनों चक्कर वो एक ही टाइम में कंप्लीट कर रहा है, यानी ऑर्बिटल टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू स्पिन टाइम पीरियड। ये आगे चल के मैं यूज भी करूंगा, यानी आगे चल के मैं ऐसा लिखूंगा ts इज इक्वल टू टी नॉट, तो इसलिए आप अभी से अंडरस्टैंड कर लेंगे ये मैं क्यों लिखूंगा। ओके जी, नेक्स्ट कह रहे हैं डिटर्मिन द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमने मून को अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करता हुआ इमेजिन करना है, और जब हम मून को सिर्फ स्पिन करता हुआ देखेंगे तो वो हमें एक स्फीयर नजर आएगा, एक बड़ा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। लेकिन आगे दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ। जब हम मून और अर्थ के पूरे सिस्टम को देखेंगे तो यहां मून ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी ऑर्बिटल मोशन को अगर कंसीडर करेंगे तो मून को हमने एक पार्टिकल फर्ज करना है, ठीक है। ये आगे चल के हम यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको जरा ध्यान से समझा रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन, रेडियस ऑफ मून भी गिवन है, ठीक है। ओके जी, इसको डेटा की फॉर्म में भी हम लिख लेते हैं, और आगे चल के मैं आपको डायग्राम की मदद से भी थोड़ा सा समझा देता हूं। ये न्यूमेरिकल सिर्फ थोड़ा सा समझने के काबिल है, इसलिए इस पे थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा लगाया है। तो डेटा में सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, रेडियस ऑफ मून, उसके बाद फाइंड क्या करना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशियो। सामने मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूं। ओके, अब हम थोड़ी सी एक डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट कर लें, ये है मून, और ये है अर्थ, और मून अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहा है। ऑर्बिटल मोशन में। अब अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन ये वाला होगा, और इसे हम आर नॉट से जाहिर करेंगे, आर ओ से, क्योंकि ये इस वक्त मैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून को कंसीडर कर रहा हूं। मून के मैस को मैं सिंपली एम से जाहिर करूंगा, आगे चल के अर्थ के मैस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मून का मैस सिर्फ एम ही यूज होगा। अब आप देखें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है ये, इसको आर कहा हुआ है, इसे मैं
आर नॉट भी कहूंगा आगे चल के, क्योंकि इस वक्त हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पिन मोशन ऑफ मून को सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन को कंसीडर करेंगे, फिलहाल तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज एक्चुअली ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पिन मोशन की बात करूंगा, स्पिन मोशन के केस में वही मून जिसे हम इस वक्त पार्टिकल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, इस वक्त हम मून को पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन स्पिन मोशन के केस में इसी मून को हमने एक पूरा स्फीयर कंसीडर करना है। यानी ये देखिए, ये स्पिन मोशन मून कर रहा है अपने ही एक्सिस के इर्द-गिर्द, एक्चुअली ये है, इस तरह से ये स्पिन मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त मून का जो रेडियस है, मून का जो अपना रेडियस है, यही असल में स्पिन मोशन वाले सर्कल का रेडियस है। इसे आप वैसे तो आर एम भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ मून, लेकिन यहां पे आप इसे आर एस भी कह सकते हैं। यानी ये जो आर एम है, इसे मैं आर एस भी कह सकता हूं, क्योंकि ये स्पिन मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? स्पिन मोशन ऑफ मून। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ डेटा यहां पे लिख लेता हूं, कुछ थोड़ा सा डेटा भी हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। मैं इसकी पार्टीशन कर लेता हूं, और पार्टीशन के दौरान हम कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखते हैं ताकि आपको उनको डिस्टिंग्विश करना आसान लगे। ओके, ऑर्बिटल मोशन के केस में मून को हम एज अ पार्टिकल ले रहे हैं, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर के साथ नीचे से थोड़ा सा जीरो लगाया है, आर नॉट। ये क्यों? क्योंकि हम ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं, आर ओ। ठीक है, एम आर ओ स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं स्पिन मोशन की बात करूं, तो स्पिन मोशन के केस में यही मून स्फीयर के तौर पे बिहेव कर रहा है, और स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अब यहां पे जो आर है, ये एक्चुअली रेडियस ऑफ मून है, जिसे मैंने आर एस से भी जाहिर किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? और इसके अलावा डेटा में एक और चीज भी आएगी। अभी लेक्चर के शुरू में, इसी न्यूमेरिकल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड और स्पिन मोशन का टाइम पीरियड मून का इस क्वेश्चन के केस में बिल्कुल सेम है। यानी हम कह सकते हैं टी नॉट यानी ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड और स्पिन मोशन का टाइम पीरियड, ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड और स्पिन मोशन का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। और अगर ये सेम है, तो फिर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का अगर रिलेशन लिखूं, तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन तो होता है ना 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यहां से अगर देखा जाए तो ओमेगा नॉट किसके इक्वल आएगा? 2 पाई/टी नॉट। इसी तरह ओमेगा एस यानी स्पिन मोशन वाली एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? 2 पाई/T s। लेकिन यहां पे आप गौर करें, टी नॉट और टी एस तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों की जगह आप एक ही नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, टी। जब आप दोनों की जगह एक ही नाम इस्तेमाल करेंगे, यानी टी नॉट को भी अगर मैं टी कहूंगा और टी एस को भी अगर टी कहूंगा, तो फिर तो ये दोनों सेम हो गए। यानी ओमेगा नॉट और ओमेगा एस की वैल्यू सेम हो गई। यानी मैं कह सकता हूं ओमेगा नॉट यानी ऑर्बिटल मोशन की एंगुलर वेलोसिटी और स्पिन मोशन की एंगुलर वेलोसिटी आपस में बराबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे चल के हम यूज भी करेंगे, इसलिए इसे मैं यहां पर बॉक्स में लिख देता हूं। ठीक, अब मैं स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। उसके लिए जो रेशो हमने फाइंड करनी है वो है LS/L0। अब LS किसके इक्वल आएगा? IS ओमेगा S, और L0 किसके इक्वल आएगा? I0 ओमेगा नॉट। क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L = I ओमेगा,
तो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो आई एस ओमेगा एस, और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो आई नॉट ओमेगा नॉट। अब इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ओमेगा नॉट और ओमेगा एस बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से आपके पास सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो बच जाती है। अब आई एस की वैल्यू जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है नीचे 2/5 m आर एस का स्क्वायर, और इसी तरह आपको आई नॉट ऊपर लिखा नजर आ रहा है ब्लू कलर में m आर नॉट का स्क्वायर। अब यहां ऊपर और नीचे दोनों m जो है ये एक्चुअली मैस ऑफ मून है, और मैस ऑफ मून आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया, दैट इज 2/5 आर एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, 2/5 आर एस की जगह आ जाएगा, ऊपर आप देखें यहां मैंने इसे आर एस बोला हुआ है 3.85, सॉरी ये तो आर नॉट है, आर एस क्या है, ये है 1.74 1.74 1.74 1.74 multiplied by 1.74 multiplied by 10 raised to power 6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसी तरह 3.85 आर नॉट की वैल्यू 3.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 होल स्क्वायर। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 8.20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -6। अब आप गौर करें इसका यूनिट कोई नहीं होगा, उसका यूनिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी एंगुलर मोमेंटम है और नीचे भी एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं, दोनों के यूनिट्स कैंसिल करेंगे, इसलिए आंसर का कोई यूनिट आपको नजर नहीं आ रहा। सो ये है हमारा आंसर, और ये किसकी बात हम कर रहे थे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही थी। उम्मीद करता हूं इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें 5.9 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। वंस अ डे का मतलब यह है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द पूरा चक्कर काटने का वो 24 आवर्स है। इस टाइम पीरियड को T1 से मैं जाहिर करूंगा, क्योंकि आगे चल के हमने फाइनल टाइम पीरियड जिसको T2 से जाहिर किया जाएगा वो फाइंड करना है। सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्ज कर लें अर्थ श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है, सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज एट प्रेजेंट, और इसका रेडियस पहले के मुकाबले में हाफ रह जाता है। हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन, वो कह रहा है कि अब ये कितनी तेज घूम रही होगी, यानी अब इसका एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड क्या होगा। इनिशियल टाइम पीरियड तो उसने एक दिन यानी 24 आवर्स बताया, फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा यानी T2 की वैल्यू हमने बतानी है। डेटा में हम क्या कुछ लिखेंगे, डेटा में आपके पास सबसे पहले तो आ जाएगा जी इनिशियल टाइम पीरियड T1 24 आवर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ चूंकि स्फेरिकल है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये चूंकि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बेसिकली इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसलिए इसे हमने I1 से जाहिर किया हुआ है और इनिशियल रेडियस को भी R1 से जाहिर किया है। आगे चल के फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अभी लिखूंगा थोड़ी देर में। रेडियस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड अर्थ यानी फाइनल रेडियस जिसे R2 से जाहिर किया जा रहा है वो 1/2 R1 है, यानी इनिशियल रेडियस का हाफ। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फाइनल टाइम पीरियड यानी T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इनको हम लिख देते हैं इनिशियल, ये भी इनिशियल था, ये भी इनिशियल था, सॉरी ये तो फाइनल है, ये इनिशियल था, और नीचे जो रेडियस आपको नजर आ रहा है ये फाइनल है, ये वाला दिस इज फाइनल रेडियस।
अगर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I2 से जाहिर करूं, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 से जाहिर करूं, तो देखें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 m r स्क्वायर। तो ये R2 का स्क्वायर होगा ना, mr2 का स्क्वायर। R2 फाइनल रेडियस है। अब यहां R2 की वैल्यू पुट करें, R2 की जगह पुट करें R1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर, इसको ओपन करें, 2/5 m R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये ऊपर से 2 जो है वो नीचे वाले 4 को कैंसिल करेगा, नीचे 2 आ गया, 5 और 2 नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह से नीचे आ जाएगा 10, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 m R1 का स्क्वायर। यानी हमने I2 की वैल्यू भी R1 यानी इनिशियल रेडियस की फॉर्म में लिख दी। ओके, अब एक और चीज रह गई है और वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड की फॉर्म में फॉर्मूला होता है ये हमने पहले भी लिखा था, 2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ओके, अब अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड भी इनिशियल आ जाएगा। इसी तरह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा 2 से जाहिर करूं तो यहाँ टाइम पीरियड भी 2 डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड पे 2 डिवाइडेड बाय T2 रह जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी फाइनल आ जाएगा। अब आपने ये सारी वैल्यूज, टोटल 4 वैल्यूज हैं जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये 4 फॉर्मूले आपने यूज करने हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में, और वो मैं यहां लिखने लगा हूं। एज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब यहां पे आप I1 की वैल्यू पुट करें जो आपको नजर आ रही है 2/5 mr1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करें 2 पाई डिवाइडेड बाय T1। इसी तरह राइट हैंड साइड पे I2 की वैल्यू जो नीचे हमने लिखी हुई है, टिक किया हुआ है, 1/10 m R1 का स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा 2 की जगह आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय T2। अब यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है देखें, ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो गया, mr1 का स्क्वायर सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो गया। इसके अलावा नीचे वाला 5 इसके साथ कैंसिल हुआ 2 पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ बच गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था, नीचे T1 था, राइट हैंड साइड पे नीचे 2 भी है और T2 भी है। अब जो राइट हैंड साइड पे T2 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ले आए, और ये जो T1 है इसे राइट हैंड साइड पे ऊपर ले जाए, और जो ये 2 था लेफ्ट हैंड साइड पे ये नीचे जाके पहले से मौजूद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूं किया क्या है। इस 2 को यहां ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, T2 को यहां ले आया ऊपर और T1 को यहां लिख दिया। ठीक है, ये हमने किया है। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास T2 का फाइनल आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू पुट करें 24 आवर्स, और नीचे 2 × 2 4, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 6 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल टाइम पीरियड यानी इस वक्त अर्थ अगर रोटेट कर रही है इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो अब उसका जो टाइम पीरियड है वो होगा ये 6 आवर्स। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.10। 5.10 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो ऑर्बिट की हाइट है अबव द अर्थ सरफेस वो गिवन है 900 किलोमीटर,
और वो कह रहा है टेक मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²4, ये आपको पता भी होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं तो सैटेलाइट हम जानते हैं अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट एक ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, ये फर्ज कर लें सैटेलाइट है और ये अर्थ है, इस तरह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ये है अर्थ का रेडियस जिसे हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, और सैटेलाइट की जो हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से उसे हम एच से जाहिर करते हैं। अगर हम पूरा रेडियस लें सैटेलाइट का, ऑर्बिट का जो रेडियस है, जाहिर बात है अर्थ के सेंटर से लेकर यहां तक आएगा, स्मॉल आर। अब इस स्मॉल आर में दोनों ऐड होंगे, यानी रेडियस ऑफ सैटेलाइट भी और हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ भी, ये दोनों ऐड होंगे। ये आगे चल के हम फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आपको पहले ही करके बता दिया है। अब डेटा में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। डेटा में आपके पास आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को आप लिख सकते हैं 6400 मल्टीप्लाइड बाई किलो की जगह आप लिखेंगे 10⁻³ मीटर में, ये कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हाइट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट या हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको भी आप लिख दें 900 × 10⁻³ मीटर। किलो की जगह हमने 10⁻³ लिख दिया। फाइंड क्या करना है, हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है और इसका ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जगह आप लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करें। जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसी तरह प्लस करके आप हाइट लिख देंगे 900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब ये सारा कुछ हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एंड दैट वुड बी 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जारी बात है वेलोसिटी है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अगर आपका दिल करे तो आप इसे किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, 10⁻³ की जगह किलो आ जाएगा। सो 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.10। उम्मीद करता हूँ इस पूरे लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।